हेलो एंड वेलकम टू एसेंट गेट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हार्डली 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम। और मैं 6 मंथ्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो 1 मंथ रहता है वो हमेशा रिजर्व रहना चाहिए टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए। उसको आप अपने प्रिपरेशन का मंथ नहीं मान सकते। सो प्रिपरेशन के लिए अगर आप देखें तो हार्डली जुलाई से लेकर दिसंबर तक का मंथ, दैट मीन्स 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम। और इस 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशन आपकी किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है सच दैट कि आप अपना सिलेबस एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर सके, ये हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा स्टडी प्लान दूंगा, एक डिटेल स्टडी प्लान दूंगा और उस तरह का प्लान बना के आप आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ये एक प्रूवन प्लान है दोस्तों, जो कई सालों से हम लोग देते आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, और हज़ारों स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्लान से बेनिफिट हुए हैं। सो जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये डाउनलोड करने का टेम्पलेट भी दूंगा कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस तरह का प्लान, किस तरह का प्लान आपको रेडी करना चाहिए और प्लस मोर इम्पॉर्टेंट उस तरह के प्लान को आप फॉलो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टडी प्लान आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये 170 डेज का सिलेबस कंप्लीशन प्लान है। उसके बाद के रिवीजन और टेस्ट सीरीज के प्लान मैं अलग से रिलीज कर दूंगा, पर अभी हमारा जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। क्योंकि अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तब आपका, आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा पार्ट आपने उस चीज़ का अचीव कर लिया है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा वो सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है, जो हमारा वास्ट सिलेबस है वो हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 170 डेज का मैं प्लान दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ये प्लान पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और किस लेवल में है आप उसके हिसाब से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑलरेडी अगर ड्रॉपर हैं, आपने अगर ऑलरेडी कई सब्जेक्ट्स लास्ट ईयर कर चुके हैं, तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं तो उन सब्जेक्ट को आप कम टाइम दीजिए, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा उसको कम टाइम दीजिए, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट आप यूज़ करके आप खुद का स्टडी प्लान आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब हमको जब प्रिपरेशन करनी है तो ज़रूरी है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दें। आप जैसे अपनी स्क्रीन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। और ये ग्रुप किस तरह से डिवाइड करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने ग्रुप में क्या रखा है, सबसे पहले ग्रुप में है इंजीनियरिंग मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों जिसका वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में और जो कि ज़्यादा टाइम लगाता है, जो ज़्यादा प्रिपरेशन मांगता है, ऐसा सब्जेक्ट एक रखा गया है। और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका या तो वेटेज कम है एग्जाम में या फिर उसमें कम टाइम आपको लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप आप देख सकते हैं, चारों पांचों ग्रुप में इसी तरह के रखे गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स ज़्यादा टाइम लेता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम टाइम लेता है। थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा टाइम और एफर्ट आपका लेगा कंपेयर टू हीट ट्रांसफर, जो कि कम लेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका ज़्यादा लेगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा लेगा, IMOR कम लेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा लेगा और मशीन डिज़ाइन जो है वो कम लेगा। तो इस तरह से ही ग्रुप इसको डिज़ाइन किया गया है। अब हम आगे चल के देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये ग्रुप आखिर इस तरह से डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप में कुछ कुछ टाइम अलॉट करेंगे। और ये इस तरह से इसलिए रखा गया है कि उस टाइम फ्रेम में अगर आपका एक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि ज़्यादा टाइम आपका ले रहा है, ओके, तो अगर उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम टाइम देके आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला ग्रुप आप देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो अगर मान लो कि बाद आप इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं, सपोज मैंने इसको दिया 25 डेज, अभी हम देखेंगे किसको किसको कितने कितने दिन आप दे सकते हैं। सपोज मैंने इसको 25 डेज का टाइम अलॉट किया। अब मान लो कि बाद आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको ये ग्रुप के टाइम को बैलेंस करके चलना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कम वेटेज का, वेटेज भी उसका कम रहता है और प्लस टाइम भी उसमें कम लगता है। तो अगर इंजीनियरिंग मैथ्स में आप ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप उस टाइम को बैलेंस कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर आप मान लो कि बात शुरू में ही अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स में भी आपने सपोज उतना टाइम लगा दिया, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सपोज आपने उतना टाइम लगा दिया, तो बाद में जो मेन सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि ज़्यादा प्रिपरेशन मांगते हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ग्रुप में उसको हमने डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करने के बदले ज़रूरी है कि उस ग्रुप को हम पूरा टाइम अलॉट करें। तो एक सब्जेक्ट अगर ज़्यादा टाइम लेता भी है तो हम दूसरे सब्जेक्ट में उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों ग्रुप में डिवाइड करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप को हमने कितना कितना टाइम दिया है और उतना टाइम हम आखिर क्यों दिए हैं। जैसे सबसे 1 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे मैं बताया कि आप अपने हिसाब से इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस डेट से आपको स्टार्ट करना है और प्लस कौन से ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको रखना है, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने 25 डेज़ का टाइम हमने अलॉट किया है किसको, ग्रुप ए को, ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स को, डेट मीन्स इंजीनियरिंग मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके सब्जेक्ट्स को हमने, इन 2 सब्जेक्ट्स को हमने 25 डेज़ का टाइम अलॉट किया है फ्रॉम 1 to 25 जुलाई।
ओके। और साथ ही साथ आपको टेस्ट देना है T1 का मतलब है टेस्ट 1, 2 टेस्ट हर एक सब्जेक्ट की आपको एटलीस्ट दो टेस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको देना है। तो इसमें से T1 जो टेस्ट है वो आप साथ साथ में जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं उसके साथ में आपको ये T1 टेस्ट देनी है। तो ये 25 डेज़ में हम टारगेट करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। और जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो कि बात एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, सपोज इंजीनियरिंग मैथ्स में आपने 15 डेज़ सोचा, लेकिन अगर वो 20 डेज़ लग जाता है तो उधर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप बैलेंस कर सकते हैं, उसको 10 के बदले आप 5 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कम टाइम मांगता है। उसमें आप ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना, आप मेन उसके क्वेश्चंस निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए और उस पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसका वेटेज कम है, ओके। तो ऐसे सब्जेक्ट को के लिए आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर 30 डेज़ का टाइम दिया गया है ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स को एंड साथ ही साथ रिवीजन ऑफ ग्रुप ए। दोस्तों ये रिवीजन क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने पहले इंजीनियरिंग मैथ्स किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किया एंड देन आपने सोचा कि यार हो तो गया ये मेरा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो आप सीधा दिसंबर या जनवरी के मंथ में जब रिवाइज़ करने बैठेंगे तब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को कि तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो भी कुछ उस समय पढ़ा था अब वो कुछ भी मुझे याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी हुई होगी अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में गेट एग्जाम अटैम्प्ट की होगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि साथ साथ में आपका रिवीजन होते रहना चाहिए। आपने सपोज पहले सब्जेक्ट ए किया, देन यू गो टू सब्जेक्ट बी, तो सब्जेक्ट बी में जब आप जा रहे हैं तो सब्जेक्ट ए का भी रिवीजन आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन मतलब हमेशा ये ज़रूरी नहीं रहता है दोस्तों कि रिवीजन को आप हमेशा आप नोट्स जो आपने पढ़े हैं उसको कर ले या फिर जो कंसेप्ट है उसी को पढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। रिवीजन का मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने जो शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं उन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़िए एंड देन उसमें के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों रिवीजन का, वो होती है टेस्ट देना, ओके। तो अगर आप सपोज आपको रिवीजन करना है तो आप सेकंड नंबर की टेस्ट दे के भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की दूसरी टेस्ट दीजिए। जो पहली टेस्ट आपने दे चुकी है दूसरी टेस्ट दीजिए और दूसरे टेस्ट के साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने सिंपली उसको रिवाइज़ किया, कंसेप्ट रिवाइज़ किया एंड देन टेस्ट दे दी। तो वो तरीका होता है बेसिकली रिवीजन करने का। ज़्यादातर लोग रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं कि कॉपी हमने जो नोट्स बना ली उसको एक बार देख लो, सब कुछ याद है हमको, वहाँ बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। रिवीजन में ज़रूरी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर टेस्ट अटैम्प्ट करना, ओके। तो ये यहाँ पर इसलिए ज़्यादा दिन आगे के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिन इसलिए अलॉट किए जा रहे हैं क्योंकि आपको प्रीवियस सब्जेक्ट्स के रिविजन्स भी आपको साथ साथ में करते जाना है, ओके। तो हमने यहाँ पर वही किया है। ग्रुप बी के T1 टेस्ट 1 ग्रुप बी का आपने दिया है। टेस्ट जो आपको देना है वो ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स की आप दे रहे हैं और प्लस रिवीजन आपको करना है ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स का, ओके। नेक्स्ट जो 25 अगस्त टू 23 ऑफ सितंबर, डेट मीन्स 30 डेज़ का टाइम हमने अगेन दिया है ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स को एंड देन साथ ही साथ आपको रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स रिवीजन ऑफ ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है और ग्रुप बी के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है प्लस साथ ही साथ आपको ग्रुप ए के सब्जेक्ट की टेस्ट भी देनी है, सेकंड नंबर की टेस्ट देनी है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका फिर से रिवाइज हो गया। पहले आपने यहाँ पर रिवाइज किया ही था, वापस उस सब्जेक्ट को आपने फिर से रिवाइज कर दिया। और ये जो बाद में जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम में बस आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर अगेन एंड अगेन जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर सिंपली आपको अपनी बुक देखना है, कॉपी देखना है, जो नोटबुक है उसको देखना है एंड देन आपको उसकी टेस्ट अटैम्प्ट करना है एंड देन टेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब फिर आपको उस कंसेप्ट्स में वापस जाना है, अदरवाइज वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने पैटर्न रखने हैं। और जैसा मैं बताया ये प्रूवन मेथड है दोस्तों, इस चीज़ में डाउट मत करना, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से बेनिफिट हुए हैं इस तरह के पैटर्न से। नेक्स्ट अगेन फिर हमने नंबर ऑफ डेज इसमें बढ़ा दिया, 35 नंबर ऑफ डेज कर दिया। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स एंड देन रिवीजन ऑफ ग्रुप सी। रिवीजन ग्रुप सी का कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स की एंड देन लास्ट 35 डेज ग्रुप ई के सब्जेक्ट्स एंड देन रिवीजन ऑफ ग्रुप डी एंड ई, और उसके बाद टेस्ट हम दे रहे हैं ग्रुप सी के सब्जेक्ट्स की, ओके। और इन सब के दौरान एक जो कॉमन आपका रहना चाहिए सब्जेक्ट, डेट शुड बी ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जब भी आपको कुछ कभी भी बोर होता है सब्जेक्ट्स पढ़ने में तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो उसको आप या तो साथ साथ में कर सकते हैं या फिर एक अलग से टाइम भी आप उसके लिए अलॉट कर सकते हैं, और उस टाइम को आप बफर टाइम भी नाम दे सकते हैं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो ठीक है, अगर मान लो बच गया तो करेंगे ही, अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं तो वो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 15 डेज़ का टाइम दिया है एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए, ग्रुप एफ के सब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको आप बफर टाइम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपके उस टाइम पे बच गए हैं उन सब्जेक्ट्स को भी आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स की भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का बहुत ही सिंपल तरीके का स्टडी प्लान आपका रह सकता है। और
आइडिया जैसा कि मैंने बताया यही रहना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा पूरी तरह से छूटे ना। एक तो सिलेबस वाइज भी पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है, दूसरा रिवीजन भी हर एक सब्जेक्ट का ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया तो दूसरे सब्जेक्ट को फिर उस सब्जेक्ट को हमने पूरी तरह से छोड़ दिया एंड देन फिर हम लास्ट में रिवाइज करने उसको बैठ रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर आपके सारे सब्जेक्ट्स रिविजन में होते रहना चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट करें। तो शुरू में दोस्तों एट अ टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है। अपना फोकस 10 जगह आप मत करें। और वो एक सब्जेक्ट भी जब आप करते हैं, लेट सपोज आप अगर शुरुआत कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथ से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से उसको करना है कि बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आप अपने पास से हटा दें। ओके, तभी आप एक सिंगल पॉइंटेड फोकस के साथ आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है दोस्तों वो फोकस की ही होती है। हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट बचा हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट उठा लेते हैं, फिर लगता है तीसरा बचा हुआ है तीसरे को उठा लेते हैं। इस चक्कर में होता ही है कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई भी एक सब्जेक्ट आप पकड़िए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है और धीरे धीरे उस पैटर्न को हम डेवलप करेंगे। क्योंकि गेट एग्जाम में क्या होगा, हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक आएगा। सबसे पहले आया आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, तुरंत दूसरा आया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तुरंत तीसरा आया हीट ट्रांसफर का। तो वो पैटर्न भी आपका डेवलप होना जरूरी है, पर वो पैटर्न पहले दिन से डेवलप नहीं होगा। पहले दिन से आपको करना क्या है, एक एक सब्जेक्ट करके आप करें। एक एक सब्जेक्ट जैसे जैसे आपका कंप्लीट हो रहा है, फिर रिवीजन के टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ करेंगे। तब वो धीरे धीरे आपका वो पैटर्न डेवलप होगा और प्लस फिर आप जब टेस्ट देना शुरू करेंगे तब वो आपका वो फाइनल पैटर्न उस तरह का बन सकता है। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प किया होगा। ये टेम्पलेट आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस टेम्पलेट को, इस तरह के टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आई वुड से स्टडी प्लान इज समथिंग विच शुड बी योर वेरी पर्सनल, विच शुड बी आप खुद से उस चीज़ को क्रिएट करें तभी वो चीज़ काम आएगी। आप दूसरे का देखा देखी स्टडी प्लान नहीं बना सकते। आपने किस सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, उसके हिसाब से भले ही 1-2 दिन का आप टाइम दीजिए उस चीज़ को क्रिएट करने में, बट एक प्लानिंग जो है वो दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। आपने कई कहानियाँ इस तरह की सुनी होगी कि अगर हम इफ़ यू वांट टू चॉप अ ट्री, हमको अगर 6 आवर्स दिए जाते हैं टू चॉप अ ट्री, तो 4 to 5 आवर्स आपको उस कुल्हाड़ी में धार करने में लगते हैं। तो जब आप धार सही तरीके से करते हैं तभी आप उस ट्री को काट सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये कुल्हाड़ी में धार करने वाला पार्ट होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ में ना चूकें, प्लानिंग अपनी सॉलिड रखें, क्योंकि जब तक आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी आपका एग्जीक्यूशन पार्ट सही नहीं हो सकता। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आगे उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं आगे के वीडियोज़ में उस चीज़ को फर्दर सॉल्व कर सकूँ। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान का टेम्पलेट आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और बहुत से रिसोर्सेज भी आपको वहाँ से मिलेंगे जिससे आप अपने प्रिपरेशन गेट की कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।